हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ईवीएस की सीरीज़ जो कि हमने सी टेट पेपर 1 के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी मैं आपके 3 लेक्चर्स ले चुकी हूँ। तो आज भी हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी से जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं ईवीएस में, वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। मीन्स कंप्लीट एनसीईआरटी ईवीएस हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। तो देखिए, इस एक्ट में कहा गया है कि जो लोग भी 25 साल से अधिक समय से किसी जंगल में रह रहे होंगे वे उन्हीं का है, ठीक है, और उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। वहाँ की सुरक्षा का कार्यभार और साथ ही साथ वहाँ की ग्राम सभा का कार्यभार भी इन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में आपने देखा होगा, जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे ट्रैक बिछाने स्टार्ट किए थे तो उनको काफ़ी सारे जंगल की ज़रूरत थी, तो वो जंगलों को साफ़ कर देगा क्योंकि जंगलों से लकड़ी को उन्होंने स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी उन सभी ने इसका एक प्रोटेस्ट दिखाया कि वो काफ़ी टाइम से उस जंगल में रह रहे हैं, तो अब कानूनी तौर पे वो जंगल उनका है और उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसा कुछ इशू आपका उस टाइम पे भी क्रिएट हुआ था, बट वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में कितने टाइम पीरियड के लिए क्या बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूर्यमणि। तो एक सच्ची घटना से रिलेटेड है ये। एक गर्ल स्टार ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों को गवर्नमेंट द्वारा सुनाया जा सकता है, ठीक है। एक टीम बीज ज़मीन पर बोया गया है। देखिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड था इसलिए इस नोट्स में ये इंक्लूडेड है। उसके अलावा झूम खेती की बात करें तो साइकिल में फसलें उगाना, ये मिजोरम में बहुत ज़्यादा की जाती है झूम खेती, ठीक है। और अगर हम यहीं पे मिजोरम की बात करें कि मिजोरम की मुख्य फसल कौन सी है, तो वो चावल है। और फसल पकने पर, तैयार होने पर यहाँ पे एक डांस किया जाता है जिसका नाम है चराओ, ठीक है। मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा ज़मीन को बाटी बाटी से लोगों को खेती के लिए दिया जाता है। सॉरी, देखिए, एक लॉटरी के ज़रिए ना वहाँ पे ज़मीन को लोगों में बांट दिया जाता है और बारी बारी से सभी को वहाँ पे खेती करने को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी झलक किसकी छाप। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, चैप्टर का नेम है। तो कुछ गुण हम वंशानुक्रम रूप से प्राप्त करते हैं और कुछ हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, मतलब कुछ आपके अंदर इनहेरिट होते हैं और बाकी आप एनवायरनमेंट से क्या करते हो, एक्वायर करते हो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी को पता है। उसके अलावा पोलियो जो है वो एक वंशानुगत बीमारी नहीं है, यह है वायरस जनित है, ठीक है। और डॉक्टर को क्वा में बुलाया जा सकता है, कम्युनिटी रिसोर्स। उसके अलावा ग्रेगर मेंडल हैं जिनका जन्म 1822 में हुआ था और ऑस्ट्रिया के हैं, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। वंशानुक्रम का सबसे पहले पता इन्होंने ही लगाया था। 7 सालों तक इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें कि मटर के पौधे का जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो मोस्ट फेमस है, सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि पौधों में कुछ गुण उनके पेयर्स से होते हैं, जैसे मटर का एक बीज या तो चिकना या खुरदरा होगा। अब पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे तथा एग्ज़ाम से डरते थे, मठ में रह कर के एक्सपेरिमेंट्स ये करते रहते थे। देखिए, पढ़ना इनको पसंद था लेकिन एग्ज़ाम से ये काफ़ी ज़्यादा डरते थे। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक ऑन द मूव अगेन। तो इसमें आपको मोस्टली बताया गया है फसलों के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं गन्ने की फसल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गन्ने की फसल के लिए अधिक पानी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा पूरन पोली। देखिए, पूरन पोली का मतलब होता है मीठी रोटी होती है जिसको गुड़ और चने से बनती है ये, और ये तीखी कढ़ी के साथ इसको खाया जाता है। तो एक अलग सा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, पूरन पोली जो कि गुड़ और चने से बनने वाली एक रोटी है और जिसको तीखी कढ़ी से खाया जाता है। उसके अलावा कैरावैन, ये एक वाहक है। देखिए, लास्ट में वैन लग गया है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक वाहन की तरह है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती हैं, जिसके अंदर शौचालय, रसोई और रहने का कमरा, सारी चीज़ें इस वैन के अंदर होती हैं, ठीक है। चूहों की नज़र कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने और टच करने और साथ ही साथ टेस्ट करने की जो उनकी सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर हम नागपुर की बात करें तो यहाँ पे दाल में ना चीनी डाल के खाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वो जगह या कौन सा स्टेट या कहाँ पर दाल में चीनी डाल के खाई जाती है, तो ये है आपका नागपुर। उसके अलावा नृत्य करते समय हाथ और चेहरे का प्रयोग किया जाता है फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए।
साथ ही साथ उन्हें मुद्रा मतलब आप अपने हाथ से और हाव भाव दिखाते हो चेहरे से, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है आपका उल्लू। तो एक पक्षी के पंख उसको उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उसको सर्दी से बचाते हैं, और साथ ही साथ समय पर उसके पंख गिरते रहते हैं और नए पंख उगते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो ये एनसीईआरटी की सीरीज़ है, अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज़ या ये वीडियो आपको लेंथी लगते हैं, तो क्लास वाइज सीरीज़ भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की अलग अलग सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर्स लिए थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं ब्रेल लिपि की। तो दृष्टिबाधितों के अध्ययन के लिए है ये। एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं जिनको कि आप टच करके फील कर सकते हो, मीन्स उनको ऐसे उभार के लिखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा सहारनपुर में एक आपकी लकड़ी पे नक्काशी होती है जिसको आप हाथ से टच करके फील कर सकते हो। काफ़ी सारी पिक्चर्स या अलग अलग डिज़ाइंस उसमें बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आपकी ब्रेल लिपि होती है जिसमें इस तरीके से लिखा जाता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू टच करके फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि क्या लेटर्स या क्या चीज़ें उस पर लिखी गई हैं। इसके अलावा देखिए जो लुइस ब्रेल हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रांस के निवासी हैं ये, और साथ ही साथ अपने पिता को काम के औज़ारों से खेलते थे, मीन्स इनके पिताजी के जो औज़ार वगैरह हुआ करते थे काम के, उनसे खेलते रहते थे, और काफ़ी छोटी उम्र में इनकी जो देखने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, मीन्स इनकी आई साइट ये खो देते हैं, अपनी आँखें इनकी चली जाती हैं। तो पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया, और अपनी आँखें खोने के बाद भी पढ़ना इन्होंने नहीं छोड़ा। अलग अलग तरीके ये सोचते रहे, खोजते रहे, और इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार कर दी, जिससे कि जो लोग इन्हीं की तरह जो जिनकी आँखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते, वो ब्रेल लिपि की हेल्प से चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें। इस लिपि में 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट पे बेस्ड है ये, और इसको हम कंप्यूटर का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुरुआत में घड़े जो है वो मिट्टी और पत्थरों से बनते थे, तो ये सभी को पता है, अभी भी बनते हैं काफ़ी जगह। पत्थर के जो घड़े हैं वो खुदाई और कार्विंग करके हाथ से बनते थे। और कहवा एक चाय है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। बादाम, इलायची इसमें इस्तेमाल होते हैं, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में बनाई जाती है, और ठंड से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इसका वहाँ पे मतलब उपयोग किया जाता है। डल झील कहाँ है, ये श्रीनगर में है। इसके अलावा टूरिस्ट शिकारा की राइड को एंजॉय करते हैं, तो शिकारा क्या है, ये भी आपकी डल झील में होती है, एक बोट की तरह होती है, ठीक है। चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फसलों को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फील्ड में चिड़िया हैं तो हर बार उनको भगाना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कई बार वो आपके लिए हेल्पफुल हों। जो कीड़े आपकी फसलों को खाते हैं वो उन कीड़ों को खा जाती हैं। इसके अलावा बज्जू गांव कौन से स्टेट में है, तो ये राजस्थान में है। मानचित्र पर बने चित्र और प्रतीक से बच्चे समझने में मतलब उनको हेल्प होती है, डायरेक्शंस का पता चलता है उनको, जैसे रिवर्स हो गई या स्टेट्स हो गए, उनके लिए अलग अलग इंडिकेशंस या साइन आप यूज़ करते हो जिनसे वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। बच्चों को पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर उसके पुनः उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वैसे तो ये ईवीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईवीएस की पेडागोजी में ये कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है स्टेटमेंट बेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हांगकांग में यहाँ पे सांपों को खाया जाता है, मीन्स सांपों की एक डिश बनती है जिसको कहते हैं लिंग हू फेन। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मछली जो बनाई जाती है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है, और गोवा में नारियल के तेल में बनाई जाती है। केरल में ज़मीन के नीचे एक फल उगता है टैपियोका, जिसे नारियल का यूज़ करके करी के साथ भी खाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टू मेक अ टैंक और अ टैंका। तो क्या चीज़ है ये टांका। टांका बनाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, उसको पक्का कर लेते हैं, फिर एक ढक्कन से ढक देते हैं, और घर की ढलान वाली छत से पाइप जोड़कर टांका ऊपर पहुंचा दिया जाता है। पाइप के मुंह पर जाली लगा देते हैं जिससे कि टंकी में कूड़ा ना जाए। तो ये जो पानी है पीने हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है, और उसे साफ़ भी कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जब उस पानी को साफ़ कर दिया गया है तब आप उसको पी सकते हैं। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी ईवीएस, जो कि पेपर 1 के लिए हम कर रहे थे। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें 3 लेक्चर्स मैं आपके ले चुकी हूँ। तो आज ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट होती है, मीन्स 4 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। सारे लेक्चर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट
से आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी, सारी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पेडागोजी ऑफ ईवीएस। तो देखिए पेडागोजी तो सारी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेडागोजी पे भी आपका एक लेक्चर लूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम एनसीएफ और पेडागोजी को डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।